हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और रिवीजन भी आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम जानेंगे कि भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। आज हम आसान शब्दों में समझेंगे गुप्त काल को। तो आज हम जो टॉपिक पूरे करेंगे वो है गुप्त साम्राज्य में गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, न्याय व्यवस्था, कला और वास्तुकला, साम्राज्य का पतन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं। सातवाहन, कुषाण और मुरुंड के पतन के बाद तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। गुप्त संभवतः उत्तर प्रदेश में कुषाणों के सामंत थे, जिनकी सत्ता का केंद्र तत्कालीन प्रयाग में था। यहाँ पर आप मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्प रहेगा। ये गुप्त साम्राज्य का विस्तार है। मुरुंड कुषाणों से संबंधित थे, जिन्होंने उत्तर भारत में कुषाणों के पतन के बाद 230 ईस्वी से 250 ईस्वी तक मध्य भारत पर शासन किया। अधिकांशतः यह माना जाता है कि गुप्त वैश्य वर्ण के थे। हालांकि गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जितना बड़ा नहीं था, फिर भी इसने उत्तर भारत को एक सदी से भी अधिक समय तक एकजुट रखा। इसमें एक मजबूत केंद्रीय सरकार थी, जिसने कई राज्यों को अपने आधिपत्य में ले लिया। गुप्तों का शासन अनुगंगा यानी कि मध्य गंगा बेसिन, प्रयाग, साकेत, आधुनिक अयोध्या और मगध तक विस्तृत हुआ। इसने पश्चिम और उत्तर पश्चिम के प्रमुख हिस्सों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। साथ ही दक्कन के पूर्वी तट पर पल्लव साम्राज्य तक पहुंच गया। गुप्त साम्राज्य के उदय के कारण इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इन पूरे पॉइंट को अंडरलाइन करके पढ़िएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के समीपस्थ मध्य देश क्षेत्र में उपजाऊ भूमि की उपलब्धता उन्हें दक्षिण बिहार और मध्य भारत के लौह अयस्कों तक पहुंच प्राप्त थी। उनकी उत्तर भारत के उन क्षेत्रों से भी निकटता थी जहां से रेशम का व्यापार बाइजेंटाइन साम्राज्य के साथ होता था। यहाँ पे हम जानेंगे गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक। गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, जिसके बाद घटोत्कच उनका उत्तराधिकारी बना। इन दोनों राजाओं ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यानी कि श्रीगुप्त ने और घटोत्कच ने महाराजा की उपाधियां धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की और वे महाराजा धीराज यानी कि राजाओं के महान राजा कहलाने वाले पहले व्यक्ति थे। यह उपाधि उनकी व्यापक विजयों को दर्शाती है। वैश्य होने के नाते उन्होंने राजवंश की प्रतिष्ठा और अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए नेपाल के लिच्छवी की क्षत्रिय राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी गंगा और नेपाल की तराई के बीच स्थित एक गण संघ था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त, इंपॉर्टेंट है। वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उनका उत्तराधिकारी था। उसने विजय की नीति यानी कि अशोक की शांति की नीति के विपरीत को अपनाया। इलाहाबाद यानी कि प्रयाग स्तंभ शिलालेख, वही शिलालेख जिस पर अशोक की नीति उत्कीर्ण है, हरिशेन द्वारा संस्कृत में रचित उसके सैन्य अभियानों को सूचित करता है। यहाँ पे प्रमुख विजय हैं, उनको जानते हैं, इम्पॉर्टेंट है। उसके द्वारा जीते गए स्थानों और देशों को 5 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है गंगा यमुना दोआब, दूसरा है हिमालय और सीमांत राज्य जैसे असम, नेपाल, बंगाल, पंजाब आदि। तीसरा है विंध्य क्षेत्र का वन साम्राज्य यानी कि आठवीं राज्य के नाम से जाना जाता है। फोर्थ है दक्षिणापथ अभियान, पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासकों के विरुद्ध
वह कांची यानी कि तमिलनाडु तक पहुंच गया, जहां पल्लवों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और फिफ्थ है शक और कुषाणों के विरुद्ध उसकी विजय। इसमें से कुछ अफगानिस्तान में शासन कर रहे थे। मालवा और योद्धे सहित राजस्थान के 9 गणराज्यों को गुप्तों के शासनकाल में उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। मेघवर्मन यानी कि श्रीलंका के शासक ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक धर्म प्रचारक भेजा। V.A. स्मिथ द्वारा उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप ये जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पर आप सारे इनको नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहीं से ये सेंटेंस जो है यूपीएससी स्पेशली उठाकर दे देता है डाइवर्ट करके लाइन को, तो प्लीज़ आप लोग इनको नोट करिएगा। उन्होंने नेपोलियन कहा जाता है इस अर्थ में कि उसे कभी कोई हार नहीं मिली, इसलिए उन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तथा सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। किंवदंतियों में उन्हें अश्वमेध पुनर्स्थापक कहा गया है। वैष्णव धर्म का प्रबल अनुयायी होने के बावजूद वह दूसरे संप्रदायों के प्रति भी सहिष्णु था। वह महान बौद्ध विद्वान वसुबंधु का संरक्षक भी था। कविता और संगीत के प्रेमी के रूप में उन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका समय है 375 से 415 ईस्वी। वह समुद्रगुप्त का पुत्र था और अपने भाई रामगुप्त के साथ उत्तराधिकार संघर्ष के बाद सत्ता में आया था। उसने शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष देखा गया और गुप्तों का क्षेत्रीय विस्तार भी शिखर पर पहुंचा। अब है नेक्स्ट गठबंधन और विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह गठबंधन और विजयों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने मध्य भारत की नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। याद रखेंगे आप, रुद्रसेन द्वितीय से, जिसने दक्कन में रणनीतिक रूप से कब्जा कर लिया था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के खिलाफ पश्चिमी भारत में अपना अभियान चलाया, तब इस गठबंधन ने एक उपयोगी उद्देश्य पूरा किया। उसने शक क्षत्रप के अंतिम शासक को हराया और उसे मार डाला। इसी कारण उसने शकारी यानी कि शकों का नाश करने वाला की उपाधि धारण की। इस जीत के साथ पश्चिमी मालवा और काठियावाड़ प्राय द्वीप के क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। पश्चिमी भारत की विजय के परिणाम स्वरूप साम्राज्य को भड़ोच, सोपारा, कैम्बे और अन्य बंदरगाहों तक पहुंच प्राप्त हुई, जिससे गुप्त साम्राज्य पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। पूर्वी और पश्चिमी भारत में स्वयं को स्थापित करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुण, कंबोज और किराड़ जैसे उत्तरी शासकों को हराया। मेहरौली लौह स्तंभ शिलालेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की व्यापक विजयों का उल्लेख मिलता है, यानी कि उसमें उल्लेख है। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसका प्रयोग सबसे पहले 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक शासक ने किया था। उनके अन्य नामों में विक्रम, देवगुप्त, देवराज और सिंह विक्रम शामिल है। इन सारे नामों को आप याद रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसको। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। वह चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। चीनी यात्री फायान ने उसके शासनकाल में साम्राज्य का दौरा किया था। उसने अपने दरबार में 9 दिग्गजों यानी कि रत्नों या महान विद्वानों को बनाए रखने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है नवरत्न, जो अभी हमने यहाँ पे बात की है। एक तरफ आपको नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य बताए गए हैं। धन्वंतरी,
चिकित्सक का कार्य था। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम आदि। वररुचि या कात्यायन व्याकरण, शंकु शिल्पशास्त्र यानी कि वास्तुकला, विट्ठल भट्ट मंत्रशास्त्र यानी कि संगीत, वारामीर पंच सिद्धांतिका, अमर सिंह अमरकोश यानी कि संस्कृत कोश लेखन, शपड़क ज्योतिष शास्त्र यानी कि ज्योतिष, हरिशेन प्रयाग स्तंभ शिलालेख। तो आपको यहाँ पे सारे ही आपको याद करने हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है फायान की यात्रा 399 से 414 ईस्वी। वह एक चीनी तीर्थ यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। वह खोतान, काशगर, गांधार और पंजाब होते हुए स्थल मार्ग से भारत आया था और सीलोन तथा जावा घूमकर समुद्री मार्ग से वापस चला गया। उसने पेशावर, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, काशी और बोध गया सहित अन्य स्थलों का दौरा किया। उसने मथुरा के लोगों को खुशहाल लोगों के रूप में और पाटलिपुत्र के लोगों को धनी और समृद्ध के रूप में वर्णित किया। उसकी यात्रा का उद्देश्य बुद्ध की भूमि को देखना और भारत से बौद्ध पांडुलिपियों को एकत्र करना था। उसके विवरणों ने गुप्त साम्राज्य की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। फायान की प्राथमिक रुचि धर्म में थी, जबकि राजनीतिक मामलों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। यहाँ पे इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा कि उसकी जो है धर्म की तरफ उसकी ज़्यादा रुचि थी और राजनीतिक में जो है मामलों में जो है उसकी रुचि नहीं थी। नेक्स्ट है कुमार गुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी। उन्हें शक्रादित्य भी कहा जाता था और वे चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। उनके शासनकाल को सामान्य शांति और समृद्धि से दर्शाया गया। उसने अनेक सिक्के जारी किए तथा अश्वमेध यज्ञ भी कराया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। उनके शासनकाल के दौरान मध्य एशिया से हुणों की एक शाखा ने हिंदू कुश पहाड़ों को पार करने और भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। वह कुमारगुप्त का पुत्र और गुप्त वंश का अंतिम महान राजा था। वह हुणों के आक्रमण को विफल करने में सक्षम था, लेकिन हुणों के आक्रमण की पुनरावृत्ति से उसके साम्राज्य के खजाने पर दबाव पड़ा। भीतरी एकाश स्तंभ शिलालेख स्कंदगुप्त के शासनकाल का विवरण देता है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख से जानकारी मिलती है कि उसने सभी प्रांतों के राज्यपालों को नियुक्त किया था, जिसमें सौराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में प्रणदत्त भी शामिल था। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रशासन, उसको जानते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मेंस में आता है तो आपको वहाँ पे ये सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखने होंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसको आपको ये मैगजीन कराई जा रही है ताकि आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी अच्छी से हो, ताकि बार बार आपको नोट्स ना बनाने पड़े। ठीक है। गुप्त युग के दौरान राजनीतिक पदानुक्रम को उनके द्वारा अपनाई गई उपाधियों से पहचाना जा सकता है। राजाओं ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, सम्राट और चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण की थी। आपको ये सारी जो उपाधियां हैं इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं। कुछ इतिहासकारों ने सुझाव दिया है कि गुप्त राजाओं ने देवीय स्थिति का दावा किया था। एग्जाम्पल के लिए प्रयाग स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की तुलना पुरुष यानी कि परमात्मा से की गई है। प्रशासन के लिए एक मजबूत केंद्रीय संरचना थी जिसने कई राज्यों को अपने आधिपत्य में ले लिया। सामंतवाद ने इस अवधि के दौरान एक संस्था के रूप में अपनी जड़ें जमानी शुरू की। नेक्स्ट है राजा। राजा को भगवान विष्णु रक्षक और परिरक्षक के रूप में देखा गया। वे परम देवता यानी कि देवताओं के सबसे बड़े उपासक और परम भागवत यानी कि वासुदेव कृष्ण के सबसे बड़े उपासक और परमेश्वर जैसे विशेषणों के माध्यम से देवताओं से जुड़े
हुए थे। राजत्व वंशानुगत था, लेकिन वंशानुक्रम की कठोर संरचना का अभाव था। मंत्री और अधिकारी, राजा को उसके प्रशासन में एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिसमें एक मुख्यमंत्री, एक सेनापति या सेना के कमांडर इन चीफ और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल होते थे। राजा ने अधिकारियों के एक वर्ग कुमारमात्या और आयुक्त के माध्यम से प्रांतीय प्रशासन के साथ निकट संपर्क बनाए रखा। नेक्स्ट है कुमारमात्या। कुमारमात्या शब्द 6 वैशाली मोहरों में पाया गया है, याद रखेंगे आप इस पॉइंट को। कुमारमात्या अपने स्वयं के एक कार्यालय यानी कि अधिकरण से जुड़ा हुआ था। वह अमात्यों के बीच महत्वपूर्ण और शाही वंश के राजकुमारों के समक्ष प्रतीत होता है। कुमारमात्य राजा, युवराज, राजस्व विभाग या प्रांत से जुड़े होते थे। कुमारमात्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों के पास अतिरिक्त पदनाम होते थे। उदाहरण है हरिसेन यानी कि ध्रुवभूति का पुत्र, एक महादंडनायक। कुमारमात्य संधि विग्रहक और महादंडनायक था। आर्थिक गतिविधियों में राज्य की न्यून भागीदारी और प्रशासन के लिए गिल्ड। लोगों की उपस्थिति के कारण गुप्त शासकों को मौर्यों जितने अधिकारों की आवश्यकता नहीं थी। विभिन्न पदों पर भर्ती केवल उच्च वर्णों तक ही सीमित नहीं थी। अधिकांश पद वंशानुगत हो गए, जिससे शाही नियंत्रण कमजोर हो गया। साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कुमारमात्य थे, जिन्हें संभवतः नगद वेतन दिया जाता था। गुप्त साम्राज्य के अधिकारी, यहाँ पर आपको पद का नाम बताया गया है और दूसरी तरफ उनकी भूमिका बताई गई है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मंत्री परिषद अमात्य या सचिव, विभिन्न विभागों के प्रभारी कार्यकारी अधिकारी, संधि विग्रहक, विदेश मामलों, युद्ध और शांति के लिए मंत्री, महाबलाधिकृत एवं महादंडनायक, सेना में उच्च पद, महाशपति, घुड़सवार सेना का सेनापति, दंडपाशिका, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी, विलुप्ति हाथी विभाग का प्रमुख, नरपति पैदल सैनिकों का मुखिया, अक्षपातालाधिकृत यानी कि शाही अभिलेखों का रक्षक, सौलिकिक, सीमा शुल्क और पथ कर यानी कि टैक्स का संग्रहकर्ता, उपरिक प्रांतीय गवर्नर, महाप्रतिहार, महल के रक्षकों का प्रमुख, पकित, शाही रसोई का अधीक्षक, दूतक, जासूस, अश्वपति, अश्व विभाग का प्रमुख, और लोकपाल को संभवतः प्रांतीय गवर्नर भी कहा जाता था। तो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट को नोट करना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है, और वहाँ पे इस तरह के वर्ड ज़्यादा दिए जाते हैं तो आपको वहाँ सही टिक करना होता है। सेना, राजा के पास एक स्थायी सेना होती थी, जिसकी पूर्ति कभी कभी सामंतों की सेनाओं से भी होती थी। गुप्तों ने काठी, लगाम, बटन वाले कोट, पतलून और जूतों का उपयोग कुषाणों से सीखा। इन सभी ने उन्हें गतिशीलता प्रदान की और उन्हें उत्कृष्ट घुड़सवार बनाया। सेना में रथ और हाथी पीछे हो गए। घुड़सवार सेना और घोड़े की तीरंदाजी सबसे आगे आ गई। मुहरों और शिलालेखों में बलाधिकृत और महाबलाधिकृत जैसे सैन्य पदनामों का उल्लेख यानी कि पैदल सेना और घुड़ सेना के कमांडर, ठीक है, याद रखेंगे आप। मानक शब्द सेनापति गुप्त शिलालेखों में नहीं मिलता है, लेकिन यह शब्द कुछ वाकाटक अभिलेखों में पाया जाता है। वैशाली की एक मोहर में भंडागार अधिकरण का उल्लेख है, जो सैन्य भंडार का कार्यालय था। साम्राज्य का विभाजन, पहले है प्रांत यानी कि भुक्ति, विषय यानी कि जिला, विधि यानी कि नगर या शहर, और गांव ग्राम। ठीक है, आपको इस तरीके से पूरे नाम याद रखने हैं। प्रांत को जानते हैं यहाँ पर। गुप्त साम्राज्य को देश या भुक्ति यानी कि प्रांत के नाम से जाने वाले प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें उपरीकों
यानी कि राज्यपालों द्वारा प्रशासित किया जाता था। राजा ने सीधे उपरीका को नियुक्त किया, जिसने आगे जिला प्रशासन और जिला बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया। उपरीका ने प्रशासन चलाया, साथ ही सैन्य तंत्र पर भी नियंत्रण रखा। यहाँ पे नोट है, दामोदरपुर अभिलेख में महाराजा की उपाधि के साथ उपरीक का उल्लेख है, जो प्रशासनिक पदानुक्रम में उनकी उच्च स्थिति और रैंक को इंगित करता है। वर्ष 165 ईस्वी के बुधगुप्त के एरण स्तंभ शिलालेख में महाराज सुरसीम चंद्र को लोकपाल के रूप में संदर्भित किया गया है, जो कालिंदी और नर्मदा नदियों के बीच की भूमि पर शासन करते थे। नेक्स्ट है विषय, इसको जानते हैं। भुक्ति या प्रांतों को विषयों के नाम से प्रसिद्ध जाने वाले जिलों में विभाजित किया गया था, जिनका नेतृत्व विषयपति के नाम से जाने जाने वाले अधिकारी करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि विषयपतियों की नियुक्ति आमतौर पर प्रांतीय गवर्नर द्वारा की जाती थी। कभी कभी तो राजा सीधे ही विषयपतियों की नियुक्ति कर देते थे। शहर के प्रमुख सदस्य प्रशासनिक कर्तव्यों में विषयपति की सहायता करते थे। शहरी प्रशासन में श्रेणियों, यानी कि जिन्हें श्रेणियों के नाम में रखा से भी जाना जाता है, नामक संगठित पेशेवर निकायों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रेणियां अपने स्वयं के मामलों की देखरेख करती थीं। उन्होंने श्रेणी के कानून के उल्लंघन के लिए सदस्यों को दंडित किया। जिला स्तर से नीचे की प्रशासनिक इकाइयों में बस्तियों के समूह शामिल थे, जिन्हें वीथी, भूमि, पथक और पेट के नाम से जाना जाता था। आयुक्त और वीथी महत्तर शब्द इन क्षेत्रों के अधिकारियों को दर्शाते हैं। ग्राम स्तर पर ग्रामीणों द्वारा ग्रामिक और ग्रामाध्यक्ष जैसे पदाधिकारियों को चुना जाता था। बुधगुप्त के शासनकाल के दामोदरपुत्र ताम्रपत्र में एक अष्टबुला अधिकरण, यानी कि 8 सदस्यों का एक बोर्ड का उल्लेख मिलता है, जिसकी अध्यक्षता महत्तर या ग्राम प्रधान, यानी कि कभी कभी पारिवारिक समुदाय के मुखिया के रूप में भी की जाती है या करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में सांची शिलालेख में पंचमंडली का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः एक निगम यानी कि व्यवसायिक संस्था रही होगी। नेक्स्ट है गुप्तों की सामंती व्यवस्था, इसको जानते हैं। साम्राज्य का बड़ा हिस्सा सामंती प्रमुखों या जागीरदारों, जिन्हें सामंत भी कहा जाता था, के पास था। साम्राज्य की सीमा पर रहने वाले जागीरदारों के लिए जारी किए गए चार्टरों पर शाही गरुड़ मुहर होती थी। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे यहाँ पर। उनके पास राजा की व्यक्तिगत उपस्थिति, जैसे उसे श्रद्धांजलि देने और शादी के लिए बेटियों को प्रस्तुत करने जैसे दायित्व होते थे। ठीक है, आपको यहाँ पर सामंती व्यवस्था पूरा अच्छे से ये नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। कामदक द्वारा लिखित नीतिसार अर्थव्यवस्था की तरह एक ग्रंथ है, जो शाही खजाने के महत्व पर बल देता है। नीतिसार में राजस्व के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख किया गया है। कृषि, सबसे पहले तो सिंचाई के विस्तार के कारण कृषि का विकास हुआ। फसलों और खेतों पर बाढ़ लगा दी और जो लोग फसलों को नुकसान पहुंचाने में शामिल थे, उन्हें दंडित किया गया। गुप्त काल के दौरान उगाई जाने वाली फसलें चावल, गेहूं, जौ, मटर, मसूर, दालें, गन्ना और तिलहन थी। कालिदास के अनुसार दक्षिणी भारत काली मिर्च और इलायची के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे आप इस पॉइंट को नोट करेंगे। वरामीर ने फलदार वृक्षों के रोपण पर निर्देश को समझाया है। पहाड़पुर ताम्रपत्र शिलालेख, इसके बारे में जानते हैं, कभी आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, संभावना रहती है। राजा भूमि का एकमात्र मालिक था। एक अधिकारी उस्तपाल जिले में सभी भूमि लेन देन का रिकॉर्ड रखता था। ग्राम लेखाकार ने गांव में भूमि के अभिलेख संरक्षित किए। ठीक है, संरक्षित लिए। नेक्स्ट है सिंचाई। नारद स्मृति में 2 प्रकार के बांधों का उल्लेख किया गया। बरध्य, जो बाढ़ से खेत की रक्षा करती थी। खर, जो सिंचाई का काम करती थी। दोनों को याद रखने आपने। जल निर्गम, खेतों में पानी भरने से रोकने के लिए नालियों का निर्माण।
नहरों का निर्माण न केवल नदियों से बल्कि तालाबों और झीलों से भी किया जाता था। सबसे प्रसिद्ध झील सुदर्शन झील गुजरात में गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। ये हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है, याद रखेंगे आप। गुप्त काल के दौरान भूमि वर्गीकरण, यहाँ पे क्षेत्र है और उनका बताया गया है। क्षेत्र खेती योग्य भूमि, खिल बंजर भूमि, अपरहत जंगली भूमि, वस्ती रहने योग्य भूमि और गप्तासर है चारागाह भूमि। आपको याद रखने हैं ये सारे। भूमि अनुदान प्रणाली, पुजारियों और प्रशासकों को राजकोषीय और प्रशासनिक रियायतें देने की प्रथा सातवाहनों द्वारा शुरू की गई थी तथा यह गुप्त काल में एक नियमित विषय बन गया। गुप्त काल का उल्लेखनीय विकास स्थानीय किसानों की कीमत पर पुरोहित भूस्वामियों का उदय था। धार्मिक पदाधिकारियों को हमेशा के लिए कर मुक्ति भूमि प्रदान की गई, यानी कि टैक्स फ्री, लेकिन वे किसानों से सभी कर एकत्र कर सकते थे। इससे कई नए क्षेत्र कृषि के अधीन आ गए। स्थानीय किसानों और आदिवासियों से जाति के वर्गीकरण के कारण जबरन श्रम कराया गया और उन्हें जो है दास बनाया गया। पुजारियों को दी गई भूमि में हुए किसी अपराध के लिए पुजारी अपराधियों को दंडित भी कर सकते थे। भूमि अनुदान के विभिन्न प्रकार। अग्रहार अनुदान का प्रकार यहाँ पे बताएंगे। इन्हें ब्राह्मणों को दिया गया। यह शाश्वत, वंशानुगत और कर मुक्त था। देवगृह अनुदान, ब्राह्मण को भूमि अनुदान के साथ साथ मंदिरों की मरम्मत और पूजा के लिए व्यापारियों को उपहार भी दिया जाता था। धर्मनिरपेक्ष अनुदान, गुप्तों के सामंतों को दिया गया अनुदान। नेक्स्ट है भूधारण। यहाँ पे आपको भूधारण के प्रकार बताए गए हैं और उनकी एक तरफ प्रकृति बताई गई है। निविधर एक प्रकार की ट्रस्टीशिप के तहत भूमि का बंदोबस्त उत्तर और मध्य भारत तथा बंगाल में प्रचलित थी। निविधर अक्षियान एक शाश्वत बंदोबस्त प्रणाली, प्राप्तकर्ता इससे प्राप्त आय का उपयोग कर सकता था। अपरद धर्म, भूमि से आय को लिया जा सकता था लेकिन प्राप्तकर्ता को इसे किसी को उपहार में देने की अनुमति नहीं थी। प्राप्तकर्ता के पास कोई प्रशासनिक अधिकार भी नहीं था। भूमिच्ची त्रान्याय, उस व्यक्ति को स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हुआ जिसने पहली बार बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया। यह भूमि किसी भी लगान दायित्व से मुक्त थी। कुल्यवाप और द्रोणवाप, गुप्त काल के दौरान भूमि के विभिन्न माप थे। ये आपका यूपीएससी 2020 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीवाईक्यू भी आपको साथ साथ देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा जो है पूछा गया और कौन से ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट है कराधान। भूमिकर भाग या भोग में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर कर कम हो गया। भूमि कर उपज के 1/4 से 1/6 भाग तक निर्धारित किया गया था। मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामीणों से विष्टि नामक जबरन श्रम भी कराया जाता था जिसे लोगों द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। यह आपसे 2019 में पूछा गया है। विष्टि से संबंधित शिलालेख अधिकतर मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्र में पाए गए हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के कर। यहाँ पे एक तरफ आपको कर बताए गए हैं और एक तरफ उनकी प्रकृति बताई गई। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भाग, उपज में राजा का पारंपरिक हिस्सा, आमतौर पर किसानों द्वारा भुगतान की गई उपज का 6ठा भाग होता था। भोग, फल, जलाऊ लकड़ी, फूल आदि की समय समय पर आपूर्ति जो गांव द्वारा राजा को प्रदान करनी होती थी। कर, ग्रामीणों पर आवधिक कर लगाया जाता था, यानी कि वार्षिक भूमि कर का हिस्सा नहीं था। बलि, यह लोगों द्वारा राजा को दी जाने वाली एक स्वैच्छिक भेंट थी लेकिन बाद में अनिवार्य हो गई। यह एक दमनकारी कर था। उड़ियंग, या तो पुलिस स्टेशनों के रखरखाव के लिए एक प्रकार का पुलिस कर या जल कर, अतः यह भी एक अतिरिक्त कर था। ऊपरी कर, यह भी एक अतिरिक्त कर था। हिरण्य
शाब्दिक रूप से इसका तात्पर्य सोने के सिक्कों पर देकर से है, लेकिन व्यवहार में यह संभवतः राजा का अंश था जो निश्चित अनाज के रूप में भुगतान किया जाता था। नेक्स्ट है वात भूत। वात यानी कि वायु, भूत यानी कि आत्माओं, ठीक है, के संस्कारों के रखरखाव के लिए विभिन्न प्रकार के उपकर। हलीव कर, हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा हल कर का भुगतान किया जाता था। शुल्क, व्यापारियों द्वारा किसी शहर या बंदरगाह में लाए गए माल का शाही अंश, इसलिए इसकी तुलना सीमा शुल्क और टोल से की जा सकती है। नेक्स्ट है व्यापार। गुप्त काल के दौरान आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों का व्यापक रूप से विस्तार हुआ। आंतरिक व्यापार सड़क मार्ग तथा नदियों के माध्यम से होता था। यात्रियों के लिए सड़कें सुरक्षित रहती थीं और चोरों का कोई डर नहीं था। नारद और बृहस्पति स्मृतियों में श्रेणियों के संगठन और गतिविधियों का वर्णन है जिन्होंने आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रेष्ठी और सार्थवाह नामक दो विशिष्ट प्रकार के व्यापारी मौजूद थे। श्रेष्ठी यानी कि किसी विशेष स्थान पर बसा हुआ, और सार्थवाह व्यापारी का कारवां जो अपना माल विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाता था। सूदखोरी यानी कि अत्यधिक ब्याज दर पर धन उधार देना गुप्त काल के दौरान प्रचलन में थी। गुप्त काल के दौरान में प्रचलन में थी कौन सी? सूदखोरी, ठीक है। फायान के अनुसार ताम्रलिप्ति बंगाल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिससे चीन, श्रीलंका, जावा और सुमात्रा के साथ व्यापार होता था। भारत और चीन के बीच समुद्री मार्गों के खतरों का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण बंदरगाह, इनको जानेंगे। एक तरफ आपको पूर्वी तट बताए गए हैं और दूसरी तरफ पश्चिमी तट। पूर्वी तट में है ताम्रलिप्ति बंगाल और पश्चिमी तट में है ब्रोच और कैम्बे यानी कि गुजरात। पूर्वी तट में है कदूरा और घटसाल यानी कि आंध्र प्रदेश, और पश्चिमी तट में है कैलिना यानी कि कल्याण और चोल यानी कि महाराष्ट्र। निर्यातित और आयातित वस्तुएं, इनको जानते हैं। निर्यातित वस्तुएं, इसमें बंगाल से सूती कपड़े, बिहार से नील, बनारस से रेशम, दक्षिण से चंदन और मसाले, मोती, कीमती पत्थर, नारियल और हाथी दांत शामिल थे। आयातित वस्तुओं में इसमें सोना, चांदी, टीन, सीसा, रेशम और घोड़े शामिल थे। पश्चिमी व्यापार भारतीय उत्पादों के बदले में रोमन सेना भारत में लाए, यानी कि रोमन सोना, सॉरी यहाँ पे सोना है, गोल्ड। 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम के व्यापार में गिरावट आई। रोमन साम्राज्य ने चीनियों से रेशम उगाने की कला सीखी। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे आप। खनन और धातु कर्म, इस अवधि के दौरान बिहार में से लौह अयस्क और राजस्थान से तांबे के समृद्ध भंडार का बड़े पैमाने पर खनन किया गया। अमर सिंह, वारामिहिर और कालिदास ने खानों के अस्तित्व का बार बार उल्लेख किया है। लोहे के अलावा प्रयुक्त धातुओं की सूची में सोना, तांबा, टीन, सीसा, पीतल, कांस्य, बैल धातु, अभ्रक, मैग्नीज, सुरमा और लाल और सैनिक थे। मेहरौली लौह स्तंभ में राजा चंद्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में पहचाने जाने वाले द्वारा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में 4वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित किया गया था। जो लोहा स्तंभ है ना, आप कभी कुतुब मीनार जाएंगे घूमने, वहाँ पे आप देखिएगा, मैं गई हूँ, मैंने देखा है, तो वहाँ पे जो लोहे का स्तंभ है वो बड़ा सा, वो राजा चंद्र द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। मेहरौली लोह स्तंभ जिसको कहते हैं। इसमें आज तक कोई जंग नहीं लगी है और ये सच बात है कि वहाँ पर जंग अभी तक नहीं है, जो गुप्त युग के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। जब भी आप अगर दिल्ली जाएं तो यहाँ पे मेहरौली में आप जब भी आप कुतुब मीनार जाएंगे वहाँ पे आप लोग ये जरूर देखिएगा, नोट करिएगा उसको, ठीक है। आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को कहीं भी उसमें जो है कि जंग नहीं मिलेगा, ठीक है, आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है टंकण। गुप्तों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। गुप्तों ने तुलनात्मक रूप से चांदी और तांबे के सिक्के कम जारी किए। गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्कों के प्रचलन में गिरावट देखी गई। अधिकांश गुप्तकालीन सिक्कों में प्रतीक चिन्ह अंकित है।
ये सिक्के गुप्त राजाओं द्वारा दी गई उपाधियों और यज्ञों के बारे में दिलचस्प विवरण प्रदान करते हैं। सिक्कों के दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। आकृति, निष्पादन और कलात्मक रचना में वे ग्रीक और कुषाण सिक्कों से काफी मिलते जुलते हैं। कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम की छवियों वाले सिक्के गुप्तों के सबसे पुराने सिक्के थे। समुद्रगुप्त ने 8 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए, याद रखेंगे आप, 8 प्रकार के। उनके सिक्कों पर ल्यूट, उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके उत्तराधिकारियों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। कभी आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य में ऐसा कौन सा राजा था जिसके सिक्कों पर ल्यूट, उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, तो आपको याद रखना है कि वो समुद्रगुप्त थे। ठीक है। 5वीं शताब्दी के मध्य के बाद गुप्त राजा ने शुद्ध सोने की मात्रा को कम करके अपनी स्वर्ण मुद्रा को बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन इससे कोई भी उन्हें फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट है समाज। ब्राह्मणों का वर्चस्व जारी रहा और अनेक भूमि अनुदानों के कारण ब्राह्मणों ने धन संचय किया। 2 कारकों के परिणाम स्वरूप जातियां कठोर हो गईं और कई उपजातियों में फैल गईं। बड़ी संख्या में विदेशी सम्मिलित हुए और प्रत्येक समूह को एक प्रकार की हिंदू जाति माना गया। हुणों को राजपूतों के कुलों में से एक के रूप में पहचाना जाने लगा। कई जनजातियों का ब्राह्मणवादी समाज में समाहित होना। नेक्स्ट है महिलाओं की दशा। जानते हैं यहाँ पर कि गुप्त समय में गुप्त जब राजाओं का शासन था तो वहाँ पे महिलाओं की जो दशा थी वो कैसी थी, उसको जानेंगे। स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई। उन्हें पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। स्वयंवर की प्रथा को त्याग दिया गया और मनुस्मृति में महिलाओं के लिए शीघ्र विवाह का सुझाव दिया गया। इस काल में सती प्रथा को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुई। भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख जो 510 ईस्वी में आए, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्रदान करता है। ठीक है, भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। आमतौर पर महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाता था, लेकिन प्रभावती देवी के शिलालेख से पता चलता है कि उनके नामों पर भी भूमि आवंटित थी। विवाह के बाद महिलाओं के गोत्र में परिवर्तन का काल 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का माना जा सकता है। शूद्र जो पहले नौकर, दास और खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य करते थे, उन्हें अब कृषक बन गए थे वो। ठीक है, वैश्य और शूद्र के बीच का भेद मिट गया। इस काल में धीरे धीरे छुआछूत शुरू हो गया था तथा चांडालों की संख्या बढ़ गई थी और उन्हें समाज से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर धर्म। ब्राह्मणवाद ने प्रसिद्धि प्राप्त की तथा शिव और विष्णु की पूजा सबसे प्रमुख हो गई। इनकी शिव और विष्णु की। गुप्त काल में ही पहली बार हमें विष्णु, शिव तथा किसी अन्य देवता की मूर्ति प्राप्त होती है। कृष्ण नामक एक नए देवता की पूजा शुरू हुई। अधिकांश गुप्त राजा वैष्णव थे। पुराण जैसे धार्मिक साहित्य की रचना इसी काल में हुई। विष्णु भक्ति के देवता और वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में उभरे। विष्णु पुराण और उनके सम्मान में विष्णु स्मृति यानी कि एक कानून पुस्तक लिखी गई। भगवत गीता 4वीं शताब्दी ईस्वी में सामने आई या प्रकट हुई, जिसने भगवान कृष्ण की भक्ति की शिक्षा दी और प्रत्येक वर्ण को सौंपे गए कार्यों के प्रदर्शन पर जोर दिया। फायान ने गंगा घाटी को ब्राह्मणवाद का द्वीप कहा है। मूर्ति पूजा एक सामान्य विशेषता बन गई। कृषि उत्सव ने इन्हें धार्मिक रंग दे दिया और ये पुजारियों के लिए आय का एक स्रोत बन गया। बौद्ध धर्म उत्तर पश्चिमी भारत में विकसित हुआ। फला फूला लेकिन गंगा घाटी की उपेक्षा की स्थिति में था। बौद्ध धर्म को अब अशोक और कनिष्क के दिनों की तरह शाही संरक्षण नहीं मिला। जिस तरह से अशोक और कनिष्क के समय पर बौद्ध धर्म को
शाही संरक्षण मिल रखा था, सम्मान वो मिल रखा था, तो उस तरीके जो संरक्षण मिल रखा था उस तरीके से अब जो है उनको शाही संरक्षण नहीं था। जैन धर्म पश्चिमी और दक्षिणी भारत में फला फूला विकसित हुआ। वल्लभी में महान जैन संगीति या परिषद आयोजित की गई थी तथा श्वेतांबर के जैन सिद्धांत को गुप्त युग के दौरान संकलित किया गया था। गुप्त राजाओं ने सहिष्णुता की नीति का पालन किया और बौद्ध तथा जैन धर्म के अनुयायियों के उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। उस समय न्याय व्यवस्था कैसी थी गुप्त काल में, उसको जानते हैं। यह सब पहले के समय की तुलना में कहीं अधिक विकसित हुई थी और पहली बार नागरिक और आपराधिक कानून को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया था। चोरी और व्यभिचार आपराधिक कानून के अंतर्गत आते थे, वहीं संपत्ति विवाद दीवानी कानून के अंतर्गत आते थे। उत्तराधिकार संबंधी विस्तृत कानून बनाए गए। करण, अधिकरण, हर्मसन आदि विभिन्न न्यायालय थे। राजा कानून का संरक्षक था और उसने ब्राह्मण पुजारियों की मदद से मामलों की सुनवाई की। गिल्ड के कारीगर, व्यापारी आदि अपने स्वयं के कानूनों द्वारा शासित होते थे। कानून वर्णों में अंतर पर आधारित थे और उच्च वर्ण के अपराधियों को कम कर जो है सजा मिलती थी। दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी, परंतु जुर्माना लगाना सामान्य सजा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कला और वास्तुकला। तो गुप्त काल की जो वास्तुकला के बारे में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे पीवाईक्यू में, टेस्ट सीरीज में। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से नोट करिएगा। गुप्त काल को कला और सांस्कृतिक विकास के मामले में प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कभी आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे गुप्त काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम यहाँ पर इसके सारे कारण जानेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे नोट करना है। कला अधिकतर धर्म से प्रेरित थी और गैर धार्मिक कला बहुत कम देखने को मिलती थी। बौद्ध कला, मूर्तियां, बुद्ध की कांस्य मूर्ति भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में, मथुरा और सारनाथ से बुद्ध की मूर्तियां। चित्रकला में है अजंता चित्रकलाएं सजीव और प्राकृतिक हैं। वे अपने रंगों की चमक से पहचानी जाती हैं। वे बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं का चित्रण करती हैं। बाघ गुफाओं यानी कि धार मध्य प्रदेश में चित्रकलाएं भी देखने को मिलती हैं। श्रीलंका में सिगिरिया की चित्रकारी अजंता शैली से अत्यधिक प्रभावित थी। स्तूप समत उत्तर प्रदेश, रत्नागिरी यानी कि ओडिशा और मीरपुर खास यानी कि सिंध में पाए गए थे। नेक्स्ट है मंदिर वास्तुकला। नागर और द्रविड़ दोनों शैलियां विकसित हुई, लेकिन अधिकांश वास्तुकला हुनों जैसे विदेशी आक्रमणों के कारण नष्ट हो गई। वास्तुकला में गांधार शैली का कोई प्रभाव नहीं था। नेक्स्ट है मंदिरों में विष्णु, शिव और कुछ अन्य हिंदू देवताओं की छवियां पाई गई। छवियों में प्रमुख देवता बड़े हैं और केंद्रों में दर्शाए गए हैं। उनके अधीनस्थ देवता छोटे हैं और उनके चारों ओर व्यवस्थित हैं। इस युग के ईंटों से बने कुछ ही मंदिर बचे हैं, जिसमें कानपुर के में भीतर गांव, गाजीपुर में भीतरी, पन्ना में नचना कुठार और झांसी में देवगढ़ के मंदिर आदि प्रमुख हैं। तो जितने भी यहाँ पे मंदिरों के नाम बताए गए हैं आप इनको अंडरलाइन करिएगा। इलाहाबाद यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज है, प्रयागराज के पास गढ़वास के मंदिर में स्थित मूर्तियां गुप्त कला का महत्वपूर्ण नमूना बनी हुई हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे प्रारंभिक ईंट संरचना इसी काल की है। तो हम नालंदा, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में जो है हम अलग से जो 3 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं अभी, नालंदा, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, उसको हम अलग से 3 वीडियो में अलग से बनाऊंगी उनके बारे में अलग अलग, तो उनको आप जरूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पत्थर और धातु की मूर्तियां। सारनाथ से प्राप्त खड़ी बुद्ध की पत्थर की मूर्ति, उदयगिरी की एक गुफा के प्रवेश द्वार पर महान यानी कि सुअर वराह की पत्थर की मूर्ति, नालंदा और सुल्तानगंज में
बुद्ध की तांबे की मूर्ति, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन। मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इस काल के मिट्टी के बर्तनों का सबसे विशिष्ट वर्ग लाल बर्तन है, ठीक है, याद रखेंगे आप। गुप्तकालीन मिट्टी के बर्तनों का अवशेष अहिछत्र, राजगढ़, हस्तिनापुर और बशर में पाए गए हैं। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। इसे अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया है और इसकी रचना हरिशेन ने नागरी लिपि का उपयोग करके शास्त्रीय संस्कृत में की है। इसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व, उनके राज्यारोहण की परिस्थितियों, उत्तर भारत और दक्कन में उनके सैन्य अभियानों, अन्य समकालीन शासकों के साथ उनके संबंधों और एक कवि एवं विद्वान के रूप में उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया है। इस पे मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगी, आप उसको प्लीज जरूर देखिएगा। इस शिलालेख में समुद्रगुप्त की तुलना पुरुष यानी कि परमात्मा से की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य। यह युग विभिन्न धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक साहित्य के उत्पादन के लिए जाना जाता है। संस्कृत आधिकारिक भाषा बन गई और उनके सभी पुरालेख, अभिलेख इसमें लिखे गए। इस काल में स्मृति साहित्य का अंतिम चरण देखा गया, यानी कि स्मृति का जो था वो स्मृति साहित्य का जो इसमें अंतिम चरण देखा गया। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। गुप्त युग में कई प्राकृत रूपों का विकास देखा गया, जैसे कि शूरसेनी, मथुरा और उसके आसपास में प्रयुक्त अर्धमागधी, अवध और बुंदेलखंड में और मागधी आधुनिक बिहार में बोली जाती है। प्राकृत को दरबारी घेरे के बाहर संरक्षण प्राप्त था। गुप्त काल के नाटकों की विशेषताएं, वे सभी हास्य विषयों पर आधारित थे। उच्च और निम्न वर्ग के पात्र एक ही भाषा नहीं बोलते हैं। महिलाएं और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते हैं, जबकि अन्य उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते हैं। भास ने 13 नाटक लिखे हैं, ठीक है, आपको याद रखने हैं ये नाटक, जिनमें शामिल है प्रतिज्ञा, औगंध रायण, स्वप्नवास दत्त, चारुदत्त, पंचरात्र, मध्यम व्ययोग, प्रतिमा नाटक, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभारम, उरुभंग, अविमारक, बालचरित और अभिषेक। यहाँ पे आपको ये सारे 13 नाटक के नाम अच्छे से याद रखने, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पुराणों की रचना उनके वर्तमान स्वरूप में इसी काल में हुई। कुल 18 पुराण है, ठीक है, याद रखेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भगवान यानी मतलब भागवत, विष्णु, वायु और मत्स्य पुराण है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये बताए गए हैं, भागवत, विष्णु, वायु और मत्स्य पुराण। महाभारत और रामायण को वर्तमान स्वरूप में इसी काल में लिखा गया था। स्मृतियों पर टीकाएं लिखने का कार्य गुप्त काल के बाद प्रारंभ हुआ। इस काल से गद्य साहित्य की अपेक्षा पद साहित्य पर अधिक बल दिया गया। प्रारंभिक बौद्ध रचनाएं पाली में थीं और बाद की रचनाएं संस्कृत भाषा में रचित थीं। गुप्त काल के प्रमुख बौद्ध लेखक आर्यदेव, आर्य असंग, वसुबंधु और दिग्नाथ थे। ये आपसे 2022 में पूछा गया है, तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। मैंने आप जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तर्कशास्त्र पर पहला नियमित बौद्ध कार्य वसुबंधु द्वारा लिखा गया था। तो प्लीज आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि और कहाँ से पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैन साहित्य पहले प्राकृत में प्रकाशित हुआ और बाद में संस्कृत में लिखा जाने लगा। जैन भिक्षु विमल सूरी ने रामायण का जैन संस्करण लिखा। सिद्धसेन दिवाकर ने जैनियों के बीच तर्क की नींव रखी। चीनी यात्री फायान के वृत्तांत गुप्त साम्राज्य की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पे आपको
एक तरफ लेखक बताए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं बताई गई हैं। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, आप नोट कर सकते हैं। शूद्रक, मृच्छकटिकम, भारवी, किरातार्जुनीय, अर्जुन और शिव के बीच संघर्ष की कहानी। पतंजलि, महाभाष्य संस्कृत व्याकरण है। सुबंधु, वासव दत्ता, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। पाल काप्य, हस्त आयुर्वेद या पशु चिकित्सा विज्ञान। वाग्भट, अष्टांग संग्रह यानी कि चिकित्सा की 8 शाखाओं का सारांश। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एवं खंड खादक। अमर सिंह, अमर कोश, ये संस्कृत में एक कोश है। चंद्रोगोमनीय, चंद्र व्याकरणम यानी कि संस्कृत व्याकरण। ठीक है, आप यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर कुछ चुनिंदा सूत्रों को लिखा, जिनसे उन्होंने व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया है। नोट करेंगे आप इसको। नेक्स्ट है कालिदास, ये आपसे 2020 में पूछा गया। देखिए लगातार 2020 में यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए हैं। ठीक है, ये 2022 में है, यहाँ पे ये 2020 में। ठीक है, यानी कि एक ही चैप्टर से यहाँ पे भी हमने नोट किया 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। उनके संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 साहित्य कार्यों में से एक माना जाता है। किसको? अभिज्ञान शाकुंतलम को, जो नाटक है। यह यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली सबसे शुरुआती भारतीय कृतियों में से एक है। नाटक मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। मालविकाग्निमित्रम राजा अग्निमित्र और दरबारी नर्तकी मालविका की प्रेम कहानी है। महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम। गीत ऋतु संहार और मेघदूत। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विशाखदत्त। विशाखदत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस गुप्तों के उत्थान के बारे में विवरण प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया, लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि हर साल पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग इस मैगजीन को जरूर देखिए, पूरा फुल वीडियो जरूर देखिए और शेयर भी जरूर करिए। कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको कहीं पे डाउट लग रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। देवी चंद्रगुप्तम गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के वेश में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। नाटक के चरमोत्कर्ष में चंद्रगुप्त ने रामगुप्त को गद्दी से उतार दिया और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। मुद्रा राक्षस राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान का वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त इतिहास के अन्य स्रोत। नारद, विष्णु, बृहस्पति और कात्यायन स्मृतियां। कामदंक की नीतिसार, राजा को संबोधित राजनीति पर एक रचना। स्मृतियां धार्मिक ग्रंथ हैं जो नैतिकता, राजनीति, संस्कृति और कला जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं। धर्मशास्त्र और पुराण साहित्य के इस मूल का निर्माण करते हैं। गुप्त काल के समय का विज्ञान। शून्य के सिद्धांत के आविष्कार और दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय इसी युग के विचारकों को दिया जाता है, तभी तो इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आर्यभट्टियम, इसमें अंकगणित, ज्यामितीय और बीजगणित का अध्ययन किया गया है तथा इसमें दशमलव, बिंदुमान प्रणाली का भी प्रयोग किया गया है। सूर्य सिद्धांत सूर्य ग्रहण के वास्तविक कारण की जांच करता है। वे यह घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति भी थे कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, आर्यभट्ट ने बताया था। नेक्स्ट है वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका। यह सूर्य सिद्धांत का सारांश है। यह 5 खगोलीय प्रणालियों पर आधारित है। रोमन सिद्धांत, पॉलिस सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत,
पितामह सिद्धांत, बृहद संहिता, खगोल विज्ञान, भौतिक भूगोल, वनस्पति विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास पर एक विश्व कोश, बृहत जातक, ज्योतिष, सुश्रुत, शल्य चिकित्सा के जनक, सुश्रुत संहिता के रचयिता। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। जैसे मैंने आपको बताया नालंदा विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पर भी मैं आप लोगों को वीडियो बताऊंगी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। यह एक प्रशंसित महाविहार और एक बड़ा बौद्ध मठ था। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो 5वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा का केंद्र था। 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण में और बाद में कन्नौज के सम्राट हर्ष के अधीन नालंदा का विकास हुआ। अपने उत्कर्ष के दिनों में नालंदा ने तिब्बत, चीन, कोरिया और मध्य एशिया के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। पुरातात्विक खोजों से भी इंडोनेशिया के शैलेंद्र राजवंश के साथ संपर्क की पुष्टि होती है और एक राजा ने परिसर में एक मठ बनवाया था। नालंदा में तोड़फोड़ की गई और 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के अधीन दिल्ली सल्तनत के ममलूक राजवंश की सेना द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है साम्राज्य का पतन। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को हुण आक्रमण का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त ने हुणों को रोकने का प्रभावी प्रयास किया। हालांकि पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बुद्धगुप्त और बालादित्य जैसे उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए तथा हुण आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सके। 485 ईस्वी तक हुणों ने पूर्वी मालवा और मध्य भारत पर कब्जा कर लिया, जिससे गुप्त साम्राज्य की सीमा कम हो गई। जल्द ही मालवा के यशोधर्मन ने हुणों को उखाड़ फेंका और गुप्तों की शक्ति को भी चुनौती दी। उनका शासन यद्यपि छोटा था, गुप्त साम्राज्य को एक गंभीर झटका लगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर से प्राप्त पत्थर के स्तंभ शिलालेख, जिनमें से एक 532 ईस्वी का है, एक शक्तिशाली राजा यशोधर्मन का उल्लेख करता है। यहाँ पे नोट है, यशोधर्मन ने 532 ईस्वी में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत की अपनी विजय की स्मृति में विजय स्तंभ स्थापित किया। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में सामंतों के उदय ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया। पश्चिमी भारत की हानि और धार्मिक तथा अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि अनुदान की बढ़ती प्रथाओं ने राजस्व कम कर दिया और उन्हें आर्थिक रूप से पंगु बना दिया। नेक्स्ट है विष्णुगुप्त, 540 से 550 ईस्वी। गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त शासक था। ठीक है, कौन था? विष्णुगुप्त। मगध के बाद के गुप्तों ने बिहार में अपनी सत्ता स्थापित की। उनके साथ मौखरी वंशीय बिहार और उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए, जिनकी राजधानी कन्नौज में थी। हालांकि शाही गुप्तों का शासन 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक रहा, जबकि शाही गौरव एक सदी पहले ही समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर गुप्तकाल फिनिश होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे लगे होंगे नोट्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को PYQ भी बताए हैं और ईयर वाइज बताए हैं कि कहाँ से कौन सा आपका ईयर में पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे और सीरियस एस्पिरेंट से मैं उम्मीद करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी इस वीडियो का बेनिफिट है, ताकि जिनको ज़रूरत है तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें, इसको समझें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। किसी को भी कहीं भी कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। और कंप्लीट PDF अगर किसी को चाहिए 6 से लेकर 12 तक पूरे NCERT के नोट्स पर सब्जेक्ट 1999 रुपीज़
है, ज़्यादा चार्जेस नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। और इससे पहले के जो मैंने इस मैगज़ीन से वीडियो बनाए हैं, प्लीज़ आप लोग वो भी देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा पूरा अच्छे से। बहुत सारे इसमें चैप्टर हैं। एशियंट हिस्ट्री अभी हम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की एशियंट हिस्ट्री जो है इसी मैगज़ीन से कवर हो जाएगी। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, जो हमारा कल रहेगा हर्षवर्धन। ठीक है, तो कल हम हर्षवर्धन करेंगे, तो कल मिलते हैं इस चैप्टर के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।